कछुआ परेशान होते हुए कहता है, पर इस बात का क्या मतलब होगा भला? ब्लड मून की रात होगी, खून की रात? युग कायर से कहता है, कायर तूने ही उस बार की पहेली सॉल्व करी थी ना, तो ये पहेली भी तू ही सॉल्व कर सकता है। कायर अपना सिर खुजाते हुए जवाब देता है, ऐसे कैसे सॉल्व कर दूं यार, उस बार तो सब लफ्जों का खेल था इसलिए कर दी। इस बार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो यही नहीं पता कि आखिर ये ब्लड मून होता क्या है, किसे कहते हैं ब्लड मून? युग कुछ सोचते हुए कहता है, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, इस कारण चांद पर पूरी रोशनी नहीं पड़ पाती है। सूरज की हल्की रोशनी पड़ने के कारण चांद हल्का लाल हो जाता है। धीरे धीरे चांद पृथ्वी के ठीक पीछे पहुंचता है और उसका रंग गहरा हो जाता है। इससे चंद्र ग्रहण लगने पर भी चांद काला नहीं बल्कि तांबे के रंग जैसा नारंगी या गहरा लाल दिखता है। इसके लाल रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है, जो सालों में एक बार आता है, पर जिस रात आता है उस रात चांद लाल नजर आता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ खोए हुए अंदाज में युग से कहता है, ये तो इस दुनिया के हिसाब से हुआ, हमारी दुनिया में तो ब्लड मून का मतलब कुछ और ही होता है। युग मुंह बनाते हुए कछुए से कहता है, तुम्हारी दुनिया? अब तेरी कौन सी दुनिया है कछुआ? कछुआ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, हमारी दुनिया युग, हमारी काली दुनिया, तंत्र मंत्र की दुनिया। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है वहां पर मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, सिवाय डायना के। जैसे जिस दुनिया की बात कछुआ करने जा रहा है उसके बारे में डायना पहले से सब कुछ जानती हो। युग कछुए को ही एकटक नजर से देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हारी तंत्र मंत्र की दुनिया में क्या मतलब होता है ब्लड मून का? कछुआ अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, हमारी दुनिया में ब्लड मून की रात का इंतजार बेसब्री से किया जाता है। सौदाई, सौदाइने, जादूगरनियां, अघोरी, डायने, पिशाच सब इसी रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कायर डर के साथ हकलाते हुए कहता है, सभी इस रात का इंतजार करते हैं? क्यों भला? क्या होता है इस ब्लड मून की रात आखिर? कछुआ कहता है, हमारी दुनिया में ब्लड मून की रात कुर्बानियां कबूल की जाती हैं, खून चढ़ाकर। इस रात को यूं ही ब्लड मून की रात नहीं कहते हैं, बल्कि हमारी दुनिया में सच में खून चढ़ाया जाता है, ताकि सालों से जो काम रुके हुए थे, जिनमें बाधाएं आ रही थी, वो सारी बाधा समाप्त हो जाए। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, काम? कैसे रुके हुए काम कछुआ? तू किन कामों की बात कर रहा है? कछुआ अभिमन्यु के सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहता है, कई काम होते हैं अभिमन्यु, कोई 2-3 हो तो गिनाओ। इसी रात को सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं, इसी रात को शैतानी शक्तियां, काली शक्तियां सब ताकतवर होती हैं। भटकती आत्माएं अपने लिए शरीर तलाशती हैं, सिर्फ तलाशती ही नहीं बल्कि शरीर में प्रवेश भी करती हैं। इसी रात को सबसे ज्यादा जादू टोने किए जाते हैं, जिनकी काट बनाना मुश्किल होती है। ये मान ले ये ब्लड मून की रात नहीं होती है, बल्कि काली शैतानी शक्तियों की रात होती है, जो काली दुनिया में जीने वालों के लिए आती है, जो काली शक्तियों का उपयोग करते हैं। पर इस रात जो भी किया जाता है उनकी एक चीज कॉमन होती है, उसके बिना ये रात अधूरी होती है, कोई टोना पूरा नहीं हो सकता। अभिमन्यु तुरंत कछुए से पूछता है, क्या चीज कॉमन होती है कछुआ? क्या जरूरी होता है इस रात सबसे ज्यादा? कछुआ कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अभी इस रात सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है खून, तभी इसे ब्लड मून की रात कहते हैं, और हमारी काली दुनिया में इसे खून की रात कहते हैं, जिसमें खून का एक कतरा भी काफी होता है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उसे शक की निगाहों से घूरने लग जाते हैं। कछुआ डायना को घूरते हुए हैरानी के साथ उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता डायना कि इस रात खून सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और तुमने इसे हमारी दुनिया क्यों कहा? तुम कब से काली दुनिया में आ गई? डायना जल्दी से कोई सा बहाना सोचते हुए धीरे धीरे कहती है, वो तो मैंने बस अंदाजा लगा लिया कछुआ, अब ब्लड मून की रात है तो जाहिर सी बात है ना, अगर ब्लड का यूज नहीं होगा तो फिर किसका होगा? और रही हमारी दुनिया बोलने की बात, तो वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। वो क्या है ना, मैं कहने तो तुम्हारी दुनिया ही वाली थी कछुआ, पर गलती से हमारी दुनिया निकल गया। बात और बिगड़ती, कछुआ और ज्यादा डायना पर शक करता, उससे कुछ पूछता उससे पहले अभिमन्यु डायना पर से सबका ध्यान हटाते हुए कहता है, इसका मतलब आज रात वो काला साया वो काम करने जा रहा है जो वो कई सालों से करना चाहता था और बिना ब्लड मून की रात के मुमकिन नहीं था। पर आखिर वो काला साया आज रात करने क्या वाला है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? अभिमन्यु के इसी सवाल के साथ कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है, क्योंकि उसके इस सवाल का जवाब कमरे के अंदर मौजूद किसी शख्स के पास नहीं था। सबके चेहरे पर खामोशी मौजूद थी, जो कहीं न कहीं डर का प्रतीक थी। इस तरफ मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में वर्चस्विनी अपने बेड पर बैठी हुई थी। वर्चस्विनी ने हॉस्पिटल की ड्रेस की जगह अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे।
उसकी हथेली के पीछे छोटी सी सफेद पट्टी के साथ कैनुला लगा हुआ था। ये वही जगह थी जहां से उसके शरीर में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई थी। वो बार बार अपने पैर जमीन पर धीरे धीरे ठोके जा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसी चक्कर में उसने अपनी निगाहें दरवाजे पर टिका कर रखी हुई थी। वर्चस्विनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये चटर्जी आखिर कहाँ रह गया? शाम हो गई। इससे मैंने कहा था कि शाम होते ही एनी हाउ मुझे हवेली पहुंचना है, अपनी बेटी तारा से मिलना है, पर पता नहीं ये चटर्जी कहाँ पर रह गया। 5 मिनट और इंतजार करके देखती हूँ इसका। अगर ये 5 मिनट में नहीं आया तो मैं खुद अकेले ही निकल जाऊंगी। वो तो ये पट्टी बंधी है मेरे हाथ में, वरना इस चटर्जी का इंतजार ही नहीं करती, मैं खुद अकेले निकल जाती। यही सब बड़बड़ाते हुए वर्चस्विनी चटर्जी का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट से 10 मिनट हो गए थे, पर चटर्जी अभी तक नहीं आया था और वर्चस्विनी का पारा और हाई हो गया था। वर्चस्विनी खुद से गुस्से के साथ कहती है, बस बहुत हुआ, अब और इंतजार में नहीं कर सकती, मैं अकेली ही हवेली चली जाऊंगी अपनी बेटी तारा से मिलने के लिए। आज मुझे उससे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वर्चस्विनी बेड पर से उठी ही थी कि उसके उठते ही दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुल जाता है। दरवाजा और किसी ने नहीं बल्कि चटर्जी ने खोला था, जिसने अपने हाथ में एक आसमानी रंग की फाइल पकड़ी हुई थी। चटर्जी हमेशा की तरह पुलिस ड्रेस में था। चटर्जी के आते ही वर्चस्विनी उस पर बरसते हुए कहती है, कहाँ रह गए थे तुम चटर्जी? तुम जानते हो ना मुझे तारा की कितनी चिंता हो रही है, फिर भी तुमने देर कर दी आने में। चटर्जी बड़े आराम से जवाब देता है, वर्चस्विनी मैम, मैंने आपसे कहा था ना, आपको तारा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हवेली में बिल्कुल ठीक है युग के साथ, मेरी बात हुई थी ना। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए जवाब देती है, चटर्जी मैं माँ हूँ तारा की, कैसे चिंता ना करूं? तुम्हारे बोलने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? जब तक मैं अपनी बेटी तारा को खुद अपनी आंखों से सही सलामत नहीं देख लेती, मुझे चैन नहीं मिलने वाला, समझे तुम? वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर चटर्जी समझ जाता है कि पलटकर जवाब देना खतरे से खाली नहीं था, बल्कि मामले को शांत करने की जरूरत थी। चटर्जी वर्चस्विनी का गुस्सा कुछ शांत करने के लिए अपना पक्ष रखते हुए कहता है, वो मैडम नीचे डॉक्टर साहब मिल गए थे और उन्होंने आपकी फाइल मुझे पकड़ा दी। वो बता रहे थे कि आपकी सारी रिपोर्ट ठीक आई है, बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, आप घर जा सकती हैं। यही सब बताने में उन्होंने देर कर दी, वरना मैं तो और जल्दी आ जाता आपके पास। इतना कहकर चटर्जी एकदम निश्चिंत होकर खड़ा हो जाता है। चटर्जी वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखे जा रहा था, जैसे वो जानता हो कि अब वर्चस्विनी उस पर नहीं चिल्लाएगी। वर्चस्विनी फिर चटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, अब यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो चटर्जी? यहीं पर खड़े रहकर हम हवेली पहुंच जाएंगे क्या? चटर्जी कुछ कहता नहीं, बस ना में तुरंत अपना सिर हिला देता है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, नहीं ना, तो जल्दी से चलो यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। चटर्जी कमरे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ चलिए मैम, अभी चलते हैं। चटर्जी के पीछे पीछे ही वर्चस्विनी भी हड़बड़ाहट के साथ बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद चटर्जी जिप्सी चला रहा था और उसके बगल में वर्चस्विनी बैठी हुई थी। वर्चस्विनी के माथे पर टेंशन अभी भी साफ दिख रही थी। चटर्जी और वर्चस्विनी हॉस्पिटल से करीब 7 किलोमीटर दूर आ गए थे। शाम से रात होने लग गई थी। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा अपना परचम लहराने लग गया था। वर्चस्विनी चटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, क्या कर रहे हो चटर्जी? जिप्सी तेज चलाओ ना, इसी स्पीड से चलते रहे तो हवेली पहुंचने में सुबह हो जाएगी। चटर्जी जिप्सी चलाते हुए ही जवाब देता है, वर्चस्विनी मैम तेज ही तो चला रहा हूँ, और कितनी तेज चलाऊं? वर्चस्विनी अपने हाथ से स्पीडोमीटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये 60 की स्पीड, इसे तुम तेज। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे सांप सूंघ गया था। उसके चेहरे की टेंशन और बढ़ने लग गई थी। वो घबराने लग जाती है। वर्चस्विनी की नजर किसी और चीज पर नहीं बल्कि अपने हाथों की उंगली पर पड़ी थी, वही हाथ जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वो नोटिस करती है कि कछुए ने उसे जो गोमती चक्र अंगूठी पहनाई थी, उस काले साए से उसकी रक्षा करने के लिए, वो उसके हाथों में नहीं थी। वर्चस्विनी घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई जो कछुए ने मुझे उस दिन पहनाई थी ग्रेवयार्ड कोठी से जाते वक्त। वर्चस्विनी अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है और याद करने की कोशिश करने लग जाती है कि उसकी अंगूठी कहाँ जा सकती है। जैसे जैसे वो अंगूठी के बारे में सोचते जा रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बढ़ती जा रही थी। वर्चस्विनी अंगूठी के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि जब वो अपना चेकअप करवा रही थी, उस वक्त उसके हाथ से अंगूठी छूट गई थी और वो वहीं पर रह गई थी। वर्चस्विनी घबराते हुए मन में सोचती है, ये क्या, मेरी अंगूठी तो हॉस्पिटल में ही रह गई है जल्दी जल्दी में।
मैं उसे वहां से उठाना ही भूल गई। अब तो मैं हॉस्पिटल से दूर भी आ गई हूँ, वापस भी नहीं जा सकती हूँ। चटर्जी वर्चस्विनी को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ मैम, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं और इतना पसीना कैसे आ रहा है आपको? वर्चस्विनी मन में सोचती है, नहीं, मैं चटर्जी को उस बारे में नहीं बता सकती हूँ, न वापस जा सकती हूँ। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, तारा के पास। बस एक बार मैं अपनी बेटी को सही सलामत देख लूं, फिर अंगूठी लेने तो मैं वापस भी आ सकती हूँ। मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है। वर्चस्विनी सारा गुस्सा चटर्जी पर उतारते हुए कहती है, तुम्हारे कारण चटर्जी, तुम इतनी स्लो जिप्सी चला रहे हो कि मुझे पसीना आ रहा है, तेज चलाओ थोड़ा। चटर्जी पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस एक्सीलेटर बढ़ा देता है, जिससे जिप्सी की स्पीड और बढ़ जाती है। रात हो गई थी और वर्चस्विनी चटर्जी की जिप्सी अभी भी सुनसान सड़कों पर घूम रही थी। अंधेरा हो गया था। गांव में पहुंचने के कारण सड़कों पर लाइट भी नहीं जल रही थी। जितनी रोशनी हो रही थी सब जिप्सी में लगी हेडलाइट के कारण हो रही थी। चटर्जी और वर्चस्विनी परेशान हो गए थे, पर वो लोग अभी तक रोंका-मुचा गांव नहीं पहुंचे थे। अब तो चटर्जी भी घबराने लग गया था। चटर्जी जिप्सी चलाते चलाते थकने लग गया था। वर्चस्विनी अपने आसपास सड़कों पर फैले दूर दूर तक अंधेरे को देखते हुए घबराते हुए कहती है, चटर्जी, अभी तक हम हवेली पहुंचे क्यों नहीं? हमें तो हवेली के लिए निकले हुए काफी देर हो गई है, अभी तक तो हमें हवेली पहुंच जाना चाहिए था। चटर्जी भी अपने आसपास देखते हुए हकलाते हुए कहता है, पता नहीं वर्चस्विनी मैम, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रहे हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या? चटर्जी जवाब देता है, हाँ मैम, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ देर पहले हम इसी रास्ते से गुजरे थे और अब वापस से घूम फिर कर वहीं पर आ गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। वर्चस्विनी खामोश रहती है। वो अब इतनी डर गई थी कि डर के मारे कुछ नहीं कह पा रही थी। डर ने उसकी बोलती बंद कर दी। वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, ये हो क्या रहा है? हम लोग बार बार एक ही रास्ते पर घूम फिर कर कैसे आ सकते हैं? आखिर ये रास्ते को हो क्या गया है? चटर्जी और वर्चस्विनी की जिप्सी बार बार एक ही रास्ते पर घूम रही थी। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। कहीं ना कहीं चटर्जी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।